डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 3 में हम ये बात सीख चुके हैं कि स्टाम्प ड्यूटी किस तरह से इम्पोज की जाती है। ठीक है, आप ध्यान से ज़रा मेरी बात को सुनेंगे। हम इस तरह से सीख चुके हैं कि स्टाम्प ड्यूटी किस तरह से इम्पोज होती है। तो सेक्शन 3 में हमने देखा कि एक्ट के साथ एक शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 में अगर शेड्यूल 1 में किसी इंस्ट्रूमेंट की लिस्टिंग होगी तो वो स्टाम्प ड्यूटी उस पर चार्ज की जाएगी। अब कुछ इसमें एग्जम्पशंस भी हैं। एग्जम्पशंस 3 एग्जम्पशंस जो आपकी उसमें दी हैं, आप उसे पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। अब इंस्ट्रूमेंट में क्या होगी? ट्रांजैक्शन होगी। इंस्ट्रूमेंट में क्या होगी बेटा? ट्रांजैक्शन होगी। अब यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन, 2 सिचुएशंस हम समझेंगे बेटा। दो तरह की सिचुएशंस जो यहाँ पर जनरेट होंगी, हमें उन्हें समझना है। नंबर फर्स्ट है एंड नंबर सेकंड है। नंबर फर्स्ट क्या है और नंबर सेकंड क्या है? नंबर फर्स्ट इज दिस: देयर आर many instruments. There are many instruments and single transaction. इंस्ट्रूमेंट तो कई सारे यूज किए हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन एक हुई है। ट्रांजैक्शन एक हुई है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कई हैं, ट्रांजैक्शन एक है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। एग्जांपल्स बहुत सारे आपको हम बता देंगे कि कहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप पढ़ लीजिए और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन ये है, एक और सिचुएशन है, उसको बाद में टैकल करेंगे, नहीं तो सारी चीज़ें मैसअप हो जाएंगी। चलिए, बहुत ये स्टाम्प एक्ट जो है ना बेटा, इसको लोग बहुत डरते हैं इसको पढ़ने से। मैं आपको बहुत आसान बना रहा हूँ इसे, आपको बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ बना रहा हूँ इसको। आप ध्यान से समझिए मेरी बात। दो सिचुएशन क्या हैं कि देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिंगल ट्रांजैक्शन, और दूसरी सिचुएशन क्या है, ऑल्दो इंस्ट्रूमेंट इज सिंगल, instrument is single, but transactions are manifold. इंस्ट्रूमेंट तो सिंगल है, ऑल्दो इंस्ट्रूमेंट इज सिंगल, इंस्ट्रूमेंट अकेला है लेकिन ट्रांजैक्शन कहीं है। ठीक है, इस सिचुएशन में सेक्शन 4 अप्लाई होगा बेटा, और इस सिचुएशन में सेक्शन 5 अप्लाई होगा। और आप सेक्शन 3, 4 और 5 को हम सेक्शन 3, 4, 5 को हम एक बॉक्स बना रहा हूँ। इस बॉक्स में ये एक रूल लिखने जा रहा हूँ। इस रूल के बैकग्राउंड में पढ़ना है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। लास्ट सेशन में मैंने आपको सेक्शन 3 पढ़ाया था, अब मैंने आपको सेक्शन 4 और 5 समझा रहा हूँ। लेकिन जब आप सेक्शन 4 को और सेक्शन 5 को समझेंगे तो आप एक रूल को याद रखना। वो क्या है? इट इज द ट्रांजैक्शन in the instrument
it is the transaction in the instrument which is taxable, not the instrument. ये रूल है बेटा, ये कंसेप्ट है, लेकिन लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, क्योंकि सेक्शन 3 ने इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज कर दिया। अगर हम इंस्ट्रूमेंट को टैक्सेबल करते हैं, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे बेटा, है ना। सेक्शन 3 ने, आप सेक्शन 3 की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो उसने इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज किया है ना कि ट्रांजैक्शन वर्ड यूज किया है। आप देखिए बेटा, देखो आप पढ़ो सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 of the act is the charging section. It provides that subject to the provision of the act and the exemptions contained in schedule 1, following instrument shall be chargeable. क्या वर्ड यूज कर दिया बेटा उसने वर्ड यूज कर दिया following instruments shall be chargeable with the duty of the amount indicated in that schedule as the proper duty therefore. अब इस बात को क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए बेटा, इस चीज की, इस प्रॉब्लम क्या है, इंस्ट्रूमेंट और ट्रांजैक्शन का खेल क्या है। शाबाश, ठीक है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट को टैक्सेबल करें, ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट लें और आओ इसे हम टैक्सेबल करें। अगर इसमें ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को टैक्सेबल करें तो टैक्स इवेजन हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट में आपने कई ट्रांजैक्शन कर दी ना। अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन सेक्शन 3 में जो इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज किया है, अगर हम इसे इंस्ट्रूमेंट माने, ट्रांजैक्शन ना माने, और आपने एक इंस्ट्रूमेंट में 2 ट्रांजैक्शन कर दी, तो टैक्स चोरी कर सकते हो। ये अलाउड नहीं है। सेक्शन 4 कहता है कि नहीं, सेक्शन 4 कहता है कि ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, ना कि इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट टैक्सेबल नहीं है, ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है। नहीं, ये सेक्शन 5 की बात है, ये सेक्शन 5 की बात है। और अगर हम इंस्ट्रूमेंट को टैक्सेबल कर दें और ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल ना करें, एक ट्रांजैक्शन करने में मान लो 2 इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं, एक ट्रांजैक्शन को, इसके एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा, डोंट वरी। एक ट्रांजैक्शन को करने में ट्रांजैक्शन 1 है, इंस्ट्रूमेंट 2 है, तो इस केस में डबल टैक्स लग जाएगा, इस केस में डबल टैक्स लग जाएगा। तो जहां पे एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट हैं, सेक्शन 4 यहां ये कह रहा है, सेक्शन 4 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कि एक को प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट मान लो, इन दोनों में से एक को प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट मान लो, और किसे प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट मानना है, जिसके ऊपर हाईएस्ट ड्यूटी है, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हाईएस्ट ड्यूटी पेबल है उसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट मान लेना है, और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उस पर सिर्फ ₹1 स्टैंप ड्यूटी आपने पे करनी है। आप सेक्शन 4 को शाबाश ध्यान से पढ़ेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। ये 4 सेक्शन 4 एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू ड्यूटी, several instruments in single transaction of sale, mortgage and settlement. Section 4 provides that where in the case of any sale, mortgage or settlement, several instruments are employed for completing the transaction, only the principal instrument shall be chargeable with duty. अब एक को प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट मानना है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कन्वेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कन्वेंस का यहाँ मतलब क्या है बेटा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, मॉर्गेज और सेटलमेंट, एंड ईच ऑफ द अदर इंस्ट्रूमेंट शैल बी चार्जेबल विद अ ड्यूटी ऑफ ₹1 इंस्टेड ऑफ द ड्यूटी इफ एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अदर इंस्ट्रूमेंट। अब इसकी बहुत सारी इलुस्ट्रेशंस दी हुई है। अब ये इलुस्ट्रेशंस आपने पढ़नी है, इलुस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5, ये सब इलुस्ट्रेशन आपने पढ़नी है, और इसमें से कोई एक इलुस्ट्रेशन 8 नंबर के एग्जाम में आ सकती है।
और किसी एक इलस्ट्रेशन पे आपको डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन पे पढ़ सकते समझ सकते हैं। और साथ में फिर सेक्शन 4 कहाँ एप्लीकेबल नहीं है ये भी नीचे दिया है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी समय आपको फ़ोन करने के लिए दिया गया है उस समय पर आप मुझे फ़ोन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर, अब सेक्शन 5 ये कहता है, आप सेक्शन 5 को पढ़ लीजिए। सेक्शन 5 में क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंट कंप्राइजिंग रिलेटिंग टू सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर, यानी ये सेक्शन 4 का उल्टा है। ये कहता है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट में कई ट्रांजेक्शन कर लिए तो ट्रांजेक्शन को टैक्सेबल करेगी, ना कि इंस्ट्रूमेंट को। इलस्ट्रेशंस दी हैं बेटा नीचे सेक्शन 5 पर। 349 पेज आपके स्टडी मैट इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मैट दिया है वहाँ 349 पेज पे सब इलस्ट्रेशन दी है। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट को प्रिंसिपल मानोगे, कौन से को एंसिलरी मानोगे। अब दो इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिए, किसको प्रिंसिपल मान रहा है, किसको एंसिलरी मान रहा है, ठीक है। और इस चीज को जरा हम समझ लें। पेज नंबर ये 349 पेज पर ये पेज नंबर है। अब दो इंस्ट्रूमेंट हैं और ट्रांजैक्शन एक है तो एक को प्रिंसिपल मानना है और एक को एंसिलरी यानी साथ, इसका साथी मानना है। प्रिंसिपल किसको मानोगे, जिसपे हाईएस्ट ड्यूटी पेड है। शेड्यूल 1 पढ़ोगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 पर ड्यूटी दी है 12% और इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 पर ड्यूटी दी है 4%, तो किसको प्रिंसिपल मानोगे, 1 को प्रिंसिपल मानोगे, 4 को एंसिलरी मानोगे। और जिसको एंसिलरी मान रहे हो उस पर सिर्फ 1 रुपया ट्रांजेक्शन, सिर्फ 1 रुपया ड्यूटी उस पर आपको पे करनी है, सिर्फ 1 रुपया ड्यूटी उस पर पे करनी है, ठीक है। तो ये सेक्शन 4 और 5 मैंने आपको समझाया, आप स्टडी मैट से पढ़ेंगे और कोई भी डाउट होगा उसमें डाउट आएंगे, पक्का डाउट आएंगे बेटा। और आप उस डाउट पे मुझे दिए हुए टाइम पर आप मुझे फ़ोन करेंगे, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप मुझे फ़ोन करना चाहते हैं, आप आपके दूसरे टाइम पर फ़ोन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नहीं करते तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट करके आप मुझे बता सकते हैं कि यू वांट टू टॉक विद मी, आई विल रिप्लाई कि इस समय आपने मुझे फ़ोन करना है बेटा, ठीक है। कॉल आप यूजुअली तब क्या करें जो टाइम दिया है बेटा आपको, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 हम समझेंगे कि व्हाट इज सेक्शन 6। अब सेक्शन 6, अब ये शेड्यूल 1 है बेटा, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ठीक है, कैटेगरी 3। अब कोई इंस्ट्रूमेंट है वो कैटेगरी 1 में भी आ गया, कैटेगरी 3 में भी आ गया। यहाँ उस पर ड्यूटी है मान लीजिए 6%, यहाँ उस पर ड्यूटी है 12%, तो उस पर ड्यूटी क्या 18% देनी होगी, नहीं, जो हाईएस्ट ड्यूटी है वही पे करनी पड़ेगी, डबल ड्यूटी हम चार्ज नहीं कर सकते, सेक्शन 6 कहता है, ठीक है। अब इसको टेक्निकली कैसे यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट इज फॉलिंग अंडर, अब ये सेक्शन 4, 5 और 6 महाभारत बन जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। 3, 4, 5, 6 स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आते, तो और 16 तो और भी खतरनाक है, 16 तो बहुत एग्जाम में आता है आपके। इंस्ट्रूमेंट इज फॉलिंग अंडर डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस, फॉलिंग अंडर, बस ये समझ में आ गया, थोड़ा वैल्यूएशन रूल्स पढ़ने हैं बेटा, बस खत्म है स्टैम्प एक्ट, और क्या है इसमें। इंस्ट्रूमेंट इज फॉलिंग अंडर डिफरेंट, इंस्ट्रूमेंट इज फॉलिंग अंडर डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस, डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो अगर इसको टेक्निकली क्या बोल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन में फॉल कर रहा है, जब एक इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस में फॉल कर रहा है तो क्या होगा बेटा, जो हाईएस्ट जिसपे ड्यूटी है वो एक बार वो चार्ज होगा, बार बार वो चार्ज नहीं होगा। आप सेक्शन 6 को यहाँ से पढ़ लेंगे स्टडी मैट में से, विद इन सेवरल डिस्क्रिप्शन शेड्यूल 1, तो सेक्शन 6 तो आप इसको पढ़ लीजिए बेटा, शाबाश। और इश्यूज सिक्योरिटीज डेल्ट इन डिपॉजिटरी नॉट लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी, ये बात आपको समझनी है। सेक्शन 8A
तो इस जंक्शन में सेक्शन 8A बहुत नोट कर लीजिए बेटा। सेक्शन 3 की जो एग्जाम्शंस हैं, जो सेक्शन 3 की एग्जाम्शंस हैं, गवर्नमेंट अगर सेक्शन 3 में जो गवर्नमेंट वाला पॉइंट है, गवर्नमेंट अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, गवर्नमेंट के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा तो वो एग्जम्प्ट है। और अगर आप सेक्शन 8A यहाँ पर आपने ज़रूर समझना है बेटा। सेक्शन 8A कह रहा है कि डिपॉजिटरी सिस्टम है तो स्टाम्प एक्ट उस पर लाइबल ड्यूटी उस पर नहीं पे करेंगे। और ये 8B भी बेटा आप कर लीजिए, ठीक है, ये 8B भी कर लीजिए। अगर किसी कॉर्पोरेट, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, वैसे ये फ्यूचर के लिए तो हो चुका है, वैसे अब तो फ्यूचर के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके कह सकते हैं कि ये, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट है आपके प्रोफेशनल में, यानी कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन स्कीम एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट नॉट लायबल टू ड्यूटी। अगर किसी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज को तुम कॉर्पोरेट बना रहे हो, यानी डीम्यूचुअलाइज कर रहे हो, यानी एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है कोई स्टॉक एक्सचेंज का, तो उसे तुम कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे वो चार्जेबल टू स्टाम्प ड्यूटी नहीं होंगे। और इसमें बेटा वैल्यूएशन रूल्स पढ़ने हैं। सेक्शन 9 भी पढ़ना है बेटा, रिडक्शन, रिमिशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ड्यूटीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिस जो भी ड्यूटी कलेक्ट कर रहा है उसके पास पावर है कि वो ड्यूटी रिड्यूस कर सकता है, डिस्काउंट दे सकता है। और ड्यूटी नहीं पे करी तो उस पर ड्यूटी पे नहीं करी अगर आपने, तो उस पर कंपाउंड, यानी उस पर कंपाउंडिंग चार्जेस लगा के आपको माफ़ी दे सकता है। ठीक है, कंपाउंडिंग चार्जेस क्या होते हैं कि आपने वायोलेशन ऑफ लॉ किया है, अब आप कंपाउंडिंग चार्जेस पे कर दें तो आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। तो सेक्शन 9 भी आपने यहाँ पे ये देख लेना है। सेक्शन 22 और 28 लाइव सेशन में मैं लेना चाहता हूँ बेटा। आप में से जिन बच्चों को मैंने लाइव सेशन के लिए अलाउ किया है, आप लाइव सेशन में मुझसे आएंगे, और जिनके पास लाइव सेशन नहीं है और जो समय बताया गया है आप उसको फ़ोन करेंगे। तो वैल्यूएशन रूल्स हैं, ताकि आपके डाउट को मैं आप वैल्यूएशन रूल्स बेटा ये करने हैं सारे 20 to 28, ये वैल्यूएशन रूल्स हैं, ये हमें ज़रूर करने हैं। शाबाश बेटा, ये आप मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं ये वैल्यूएशन रूल्स आपको सारे समझाऊंगा। अपॉर्शनमेंट कंसेप्ट है, पार्टी लाइबल टू पे ड्यूटी, ये बेटा सेक्शन 29 करना है कि ड्यूटी कौन पे करेगा। ठीक है, ये आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पार्टी लाइबल टू पे, आप इसे पढ़ लीजिए एक बारी। मेथड्स ऑफ स्टाम्पिंग, या तो एडहेसिव स्टैम्प्स यूज होते हैं बेटा, और या इम्प्रेस्ड स्टैम्प्स यूज होते हैं। दो, देयर आर टू मेथड्स ऑफ स्टाम्पिंग, या तो एडहेसिव स्टैम्प्स यूज होंगे या इम्प्रेस्ड स्टैम्प्स यूज होंगे। एडहेसिव स्टैम्प्स के लिए सेक्शन 11 है बेटा, ये कहाँ एडहेसिव स्टैम्प्स यूज होने हैं, सेक्शन 11, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आप इसे पढ़ लेंगे। कैंसिलेशन ऑफ एडहेसिव स्टैम्प्स, यानी जब एडहेसिव स्टैम्प्स आपने यूज़ किए तो उसे कैंसिल करना है। जैसे मैं आपको समझाऊं बेटा कैसे होगा ये। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इस पे आपने स्टाम्प यूज़ की, ये स्टाम्प यूज़ किया, ये स्टाम्प यूज़ किया, ये स्टाम्प यूज़ किया, फिर इनको कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करना है, इस तरह से इनको कैंसिल कर देना, उस पर लिख देना कैंसल्ड, ताकि उन स्टैम्प्स को दोबारा यूज़ ना किया जा सके। ठीक है, और ऐसे ही इम्प्रेस्ड स्टैम्प में, इम्प्रेस्ड स्टैम्प क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने इम्प्रेस्ड स्टैम्प यूज़ किया। इम्प्रेस्ड स्टैम्प किसको कहते हैं, एक कागज़ होता है, उसके ऊपर एक ये करेंसी नोट छपा होता है, ऊपर यहाँ पर करेंसी नोट छपा होता है, स्टाम्प पेपर बोलते हैं इसको। आपने ये एग्रीमेंट लिखा और आपका एग्रीमेंट एक पेज पर ही ख़त्म हो गया, लेकिन उस पर स्टाम्प ड्यूटी जो पे होनी थी वो 1000 रुपये की होनी थी, तो या वो तो लेकिन उसमें 2 स्टाम्प पेपर आपको यूज़ करने पड़े, राइट।
अब जो दूसरा खाली वाला स्टाम्प पेपर है उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसे कैंसिल कर दें, कैंसिल, ताकि उसका मिस यूज ना हो सके। उसका मिस यूज होगा तो गवर्नमेंट को चूना लगेगा, गवर्नमेंट की टैक्स, गवर्नमेंट को लॉस होगा। इसलिए आपको उसे कैंसल कर देना। इसे आप पढ़ लेंगे बेटा, बहुत आसान है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जो मैं डिनोटिंग ऑफ ड्यूटी बेटा बताना चाहता हूँ, सेक्शन 16 बताना चाहता हूँ। सेक्शन 16 और पहले सेक्शन 16 की लैंग्वेज को पढ़ते हैं एक बार, और आप इसको ध्यान से आपने देखना है। Section 16 of the Act deals with denoting of duty. The object of this section is to spare parties to an instrument the inconvenience of having to produce in cases which the duty payable on an instrument depends upon the duty already paid on another instrument. अब लोग कंफ्यूज हैं कि यार एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया, उस पे पहले भी कुछ ड्यूटी पे हो चुकी है, अब उन इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोड्यूस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, या मुश्किल है, या डिफिकल्टी है, तो वो कंफ्यूज्ड है। समझ लीजिए, पहले एक कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट ये है कि पार्टीज आर कंफ्यूज्ड, तो वो कलेक्टर के पास जाएंगे, जो कलेक्टर ऑफ ड्यूटी है उसके पास जाएंगे, वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो बताएगा कि इस पे इतनी ड्यूटी आप पे कर दीजिए तो हम वायोलेशन ऑफ लॉ नहीं मानेंगे। तो जब कलेक्टर पार्टीज को ये समझाएगा कि इतनी ड्यूटीज पे करनी है आपको, और पार्टीज को समझ में आ जाएगी, तो इस चीज को बोला जाता है डिनोटिंग ऑफ ड्यूटी, डिनोटिंग ड्यूटी। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे बेटा, समझ में आ जाएगी बात। आओ एक बार इसको हम देखते हैं। सेक्शन 16 of the act deals with denoting duty. Object of this section is to spare parties to an instrument the inconvenience of having to produce in cases in which the duty payable on an instrument depends upon the duty already paid on the other instrument. The original or principal instrument, in order to prove that the second instrument has been duly stamped. Section 16 provides that where the duty with which an instrument is chargeable or its exemptions from duty depends in any manner upon the duty actually paid in respect of another instrument, the payment of such last mentioned duty shall, if application is made in writing to the collector for that purpose and on the production of both the instruments, be denoted upon such first mentioned instrument by endorsement under the hand of the collector of stamps or in such other manner as the rules of the state government may provide. ठीक है, जहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल जो स्टाम्प ड्यूटी है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं कि जिसपे स्टाम्प ड्यूटी ऑलरेडी पे हो चुकी है। ठीक है, अब उस ड्यूटी जो पेड है, उस पेड ड्यूटी के ऊपर दूसरा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ड्यूटी बतानी है, तो कलेक्टर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आप कलेक्टर को रिटर्न एप्लीकेशन देंगे और वो जो बताएगा आपको, तो कलेक्टर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो इसे बोला जाता है डिनोटिंग ड्यूटी। टाइम ऑफ स्टैंपिंग पढ़ना है बेटा, सेक्शन 17 आपने यहाँ देखना है, आप ध्यान से देख लीजिए सेक्शन 17 और 18 को। इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इनसाइड इंडिया, तो जिस टाइम या तो एग्जीक्यूशन से पहले आप स्टाम्प ड्यूटी पे कर दीजिए, या एग्जीक्यूशन के वक्त आप ड्यूटी पे कर दीजिए। और जब वो इंडिया में इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट हुए हैं, तो उनके आपने मे बी स्टाम्प्ड विद इन 3 months आफ्टर इट हैज़ बीन फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो 3 महीने के अंदर आपने उसको 3 महीने के 3 months के अंदर आपको उसे स्टाम्प ड्यूटी पे कर देनी। तो ये इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है बेटा स्टाम्प एक्ट के, आप इसे पढ़ लीजिए, छोड़ के मत जाइए बिल्कुल भी। 10 नंबर का ये आ जाएगा, आपको इसे पढ़ना होगा एक बारी बैठकर। ठीक है, ये 8, 10, 12 पेज हैं, इसे पढ़ना होगा बेटा। मैं आपके साथ हूँ, आप कभी भी इसमें आपको डाउट आया है, डाउट रहेगा तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। शाबाश, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।